पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन है एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड ब्लेसर। इसका सही उत्तर है एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने यानी सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण जिसने किया उसका नाम है एल्फ्रेड बिने। प्रथम बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने के द्वारा विकसित किया गया था। उन्हें बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। द्वितीय क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश क्या विकल्प होगा? कर रहा है अथवा कर रही है। तो इसके चार ऑप्शन हैं: सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय का आकलन या सीखने का आकलन। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, अर्थात इसका उत्तर बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। इसके विकल्प हैं: ए है शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बी है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। डी चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर होगा ए। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, अर्थात कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, अतः इसका उत्तर ए सही होगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला विकल्प है सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना। तीसरा है ऑप्शन व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। चौथा ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से ध्वनि संरचना पर चिंतन करना या उसमें हेर फेर करने से संबंधित है। बात करें यदि चौथे प्रश्न की तो बात करें यदि पांचवें प्रश्न की तो पांचवा प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए व्यवहार एवं वातावरण, बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी वातावरण एवं पालन पोषण, डी अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर नंबर डी, अर्थात प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। अब बात करते हैं हम छठे प्रश्न की, जो इस प्रकार है, मानव विकास है क्या है डैश दे रखा है। ऑप्शन ए गुणात्मक, बी कुछ सीमा तक अपमाननीय, सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, डी मात्रात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर सी, अर्थात मानव विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला ऑप्शन है ए परिवार, बी इको क्लब, सी सार्वजनिक पुस्तकालय, डी स्वास्थ्य क्लब। इसका सही जो उत्तर है वो उत्तर नंबर सी है, अर्थात निम्न में से समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय। अब बात कर दे यदि हम आठवें प्रश्न हमारा इस प्रकार है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है?
ए ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। बी, एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। डी, जितना संभव हो उतना आवृत्ति से संगत एवं सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अर्थात संज्ञानात्मक विकास निम्न में से एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। अर्थात किसी भी प्रकार का मानव विकास एवं समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है, तो यही बात है कि संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। अर्थात यही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की, जो इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है संग्रहण, ऑप्शन बी है तथ्यात्मक, सी है स्पर्श संबंधी और डी है चाक्षुष। तो नए प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर डी अर्थात चाक्षुष है। चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र के द्वारा, अर्थात जो हम नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। अर्थात सीखने की शैली का चाक्षुष विधि एक उच्चतम उदाहरण है। अतः 9वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की। डैश दे के लिखा हुआ है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। इसके ऑप्शन ए है भावात्मक, बी ऑप्शन है संरक्षण उन्मुखी, सी ऑप्शन है सुरक्षा उन्मुखी, डी ऑप्शन है प्रभावी। इसका सही उत्तर होगा ए भावात्मक। अर्थात भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। डैश ऑप्शन नंबर ए अध्यवसाय, बी संवेग, सी वचनबद्धता, डी अभिप्रेरण। इसका सही उत्तर होगा डी अभिप्रेरण। अर्थात अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, वह उन्हें प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान करता है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशेष दिशा में उपलब्ध कराता है, वह अभिप्रेरण होता है। अर्थात 11वें प्रश्न का उत्तर नंबर डी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, यानी अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी है अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन नंबर सी है माता पिता की ओर से दबाव, ऑप्शन नंबर डी है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अर्थपूर्ण संबंध जो है वह ऐसा एक कारक है अधिगम के लिए जो सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। बात करें यदि पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए यह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अतः 12वें प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। बात करें अगर 13वें प्रश्न का, 13वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। 13वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए समझ, बी सृजन, सी विश्लेषण, डी स्मरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सृजन। अर्थात
प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अतः 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी यानी सृजन होगा। बात करते हैं हम 14वें प्रश्न की। तो 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। ऑप्शन ए गतिक प्रक्रमण, बी विचार करना, सी समानुभूति देना, याद करना। तो पहला ऑप्शन है गतिक प्रक्रमण, बी विचार करना, सी समानुभूति देना, डी याद करना। तो 14वें का जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर सी है, अर्थात समानुभूति देना। समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। इसीलिए प्रश्न संख्या 15, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? इसका ऑप्शन ए है निदानात्मक परीक्षण, बी स्क्रीनिंग परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ए निदानात्मक परीक्षण। अर्थात निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूरी के बारे में सूचना देता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 का। प्रश्न संख्या 16 है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए है गुण, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, सी है त्वरण, डी प्रतिभा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है बी अपसारी चिंतन। अर्थात अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं और उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष को निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 17 की, जो इस प्रकार से है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, बी है संयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी पृथक शिक्षा, डी है संशक्तिशील शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर नंबर ए, अर्थात समावेशी शिक्षा। यह समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता है। अतः समावेशी शिक्षा सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा का सबसे अच्छा प्रचार वाक्य हो सकता है। बात करें प्रश्न संख्या 18 का, तो 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी उत्प्रेरणा, ऑप्शन डी पुरस्कार अथवा प्रेरक। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या बी आवश्यकता। अर्थात जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। बात करें प्रश्न संख्या 19 का। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए है प्रायोगिक बुद्धि, बी है संसाधन पूर्ण बुद्धि, सी है गणितीय बुद्धि, डी है व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न संख्या 19 का सही उदाहरण है डी, यानी सही जो विकल्प है वो कौन सा है? डी है। अर्थात स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं, जैसे व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक
बुद्धि। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20 है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, बी है इंद्रजनित नकामक स्तर, सी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, डी है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या बी, इंद्रजनित गामक स्तर। इंद्रजनित गामक स्तर। पियाजे के इंद्रजनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आँख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी होगा। बात करें प्रश्न संख्या 21 की, तो प्रश्न संख्या 21 में वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी है जैविक, ऑप्शन सी है भाषाई, ऑप्शन डी है सामाजिक। इसमें ऑप्शन संख्या बी सही होगा, अर्थात जैविक, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषीय व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की, तो प्रश्न संख्या 22 है, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। बी ऑप्शन है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। सी है भाषिक व संगीतिक संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। ऑप्शन डी है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनमें से तर्क के बारे में पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक विभेद का प्रभाव नहीं होता है। अतः उत्तर ए सही है। बात करें प्रश्न संख्या 23 की, तो प्रश्न संख्या 23 में ग्रेड अंकों से अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी है मुक्त अंत, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी अपसारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विश्लेषणात्मक, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चों की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति का समर्थन देता है। अतः इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा, उत्तर ए होगा। अतः इसका उत्तर ए होगा, विश्लेषणात्मक। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की, जिसमें लिखा है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्प्राक्सिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या डी, डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की, तो प्रश्न संख्या 25 है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी संयोग नैतिकता, ऑप्शन डी विस्मांग नैतिकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या सी, संयोग की नैतिकता। संयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार संयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। अतः प्रश्न 25 का सही उत्तर सी, संयोग की नैतिकता होगी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। प्रश्न संख्या 26 है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ऑप्शन सी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं,
क्योंकि जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें सह जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। तो प्रश्न संख्या 27 है, एल्बर्ट बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बी ऑप्शन, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए, अर्थात एल्बर्ट बैंड्यूरा के अनुसार जब बच्चा को सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है व उसके बाद सीखना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन ए सही है। बात करें प्रश्न संख्या 28 की। तो प्रश्न संख्या 28 है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास में उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, जे.बी. वाटसन। ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी, ई.एल. थॉर्नडाइक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ई.एल. थॉर्नडाइक, क्योंकि यह थॉर्नडाइक की प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अतः इसका ऑप्शन डी सही होगा। बात करें प्रश्न संख्या 29 की। तो प्रश्न संख्या 29 है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने में। बी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में। ऑप्शन सी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। ऑप्शन डी, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण में। 29वें प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या सी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। उचित सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ व व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणा को छोटी छोटी उप अवधारणाओं में बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो प्रश्न संख्या 30 है, निगमनात्मक तर्कण में शामिल है। ऑप्शन ए, विशिष्ट सामान्य की ओर तर्कणा। बी, ज्ञान का सक्रिय निर्माण एवं पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। बात करें अगर प्रश्न संख्या 30 के, तो इसका उत्तर संख्या डी सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, क्योंकि निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करते हैं तथा इसके पश्चात उदाहरण द्वारा नियमों की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। अतः निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर 1 यानी विकल्प 1। विकल्प ए क्या कहता है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, क्योंकि बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह व उसके दोस्त या खेलकूद के साथी होते हैं। अतः यह परिवेश बच्चे को नकारात्मक भाव के सापेक्ष सकारात्मक भाव की महत्ता भी बताता है। अतः इसका विकल्प ए सही होगा। बात करें यदि प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन नंबर ए है यानी ऑप्शन ए है खुले अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन बी है परियोजना। ऑप्शन सी है अवलोकन। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर डी यानी ऑप्शन डी इसका सही है, अर्थात विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, क्योंकि रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को
खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन का कार्य होता है। अतः इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की, तो प्रश्न संख्या है 3। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना या लिखाने पर बल देना। ऑप्शन बी है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इस प्रश्न का सही विकल्प यानी सही ऑप्शन यानी सही उत्तर जो है वो उत्तर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, क्योंकि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है वह है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना तथा उनकी परेशानियों को जानना एवं उसे हल करना। यह तभी संभव है जब अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी। अतः प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। ऑप्शन बी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी बच्चे को स्वीकार करना। ऑप्शन डी अध्यापक का सकारात्मक रुख। प्रश्न संख्या 4 का जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी सही है, अर्थात अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, क्योंकि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज़्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा एवं अध्यापक को अपने रुख को बच्चे के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों से कार्य करवाता है तो इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, तो प्रश्न संख्या 5 है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी लड़कियों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यही वाक्य मात्र निष्पक्ष है। बाकी अन्य तीनों वाक्य कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 जो है इस प्रकार, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन जो है वो बी सही है, अधिगम में अशक्तता के। क्यों? क्योंकि अधिगम का अर्थ है सीखना, यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। अशक्तता का अर्थ है कि कमी। जिन बच्चों द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं वह अधिगम में अशक्तता के कारण होती है। अतः यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक या संज्ञात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून यानी बहुत कम होती है। इससे मानसिक बंधन भी कहते हैं। अतः प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी सही है, अधिगम में अशक्तता के। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 7 है शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं,
शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, क्योंकि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को उनके सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। अतः प्रश्न 7 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। ऑप्शन सी, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन डी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी सही है, यानी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरणिक शक्ति। एक अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बालक वह है जिसमें उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता व उच्च स्मरण शक्ति हो। अतः प्रश्न 8 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 9 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण बात करें यदि प्रश्न संख्या 9 की, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन जो बी है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, ये बच्चों के विचारों के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन डी, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अर्थात ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती है जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। अतः प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुकूलन। ऑप्शन बी, स्मृति आधारित चिंतन। ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी, अभिसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी सही है, सी, अपसारी चिंतन। अर्थात आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए जाते हैं तथा वह अपनी ओर से कुछ तथ्य जोड़कर एक निष्कर्ष निकालता है। अतः प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 की, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। बी, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन जो है वो सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। क्योंकि अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इससे माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपने शिक्षण कार्य करा सकता है। अतः प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 का। तो प्रश्न संख्या 12 है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। बी ऑप्शन, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। ऑप्शन सी, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। ऑप्शन डी, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण।
बात करते हैं उत्तर की, तो इसका 12वें का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प है हमारा ए, अर्थात विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अधिगम के अनुभवों को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना, ये अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं, जबकि किसी वस्तु की या विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना अधिगम को सुगम व सार्थक नहीं बनाता। अतः 12वें का विकल्प ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 का, तो प्रश्न संख्या 13 है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बच्चे की छवि को सुधार करना या सुरक्षा करना। ऑप्शन सी, उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन जो डी है वो सही है, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, क्योंकि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है जो उनके विकास को बाधित करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 का, तो प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी, साथी एवं माता पिता। ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। 14वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, वो डी है, माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होता है वो माता पिता एवं भाई बहन है एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। अतः 14वें का जो ऑप्शन डी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की, तो प्रश्न संख्या 15 है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ऑप्शन बी, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन सी, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। ऑप्शन डी, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। प्रश्न संख्या 15 का जो ऑप्शन है वो ए, यानी प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ऑप्शन ए 15वें प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, तो प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष। ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष। ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 16 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, 9 से 12 वर्ष। परिवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। प्रश्न संख्या 17, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। ऑप्शन ए, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। ऑप्शन बी, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। ऑप्शन सी, सतत एवं असतत अधिगम। ऑप्शन डी, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। प्रश्न संख्या 17 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, क्योंकि प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। अतः उपयुक्त 17 की बात करें प्रश्न संख्या, तो ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की, तो प्रश्न संख्या 18 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती।
फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को कहते हैं ऑप्शन ए पार्श्वकरण, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी सहारा देना। प्रश्न संख्या 18 का जो विकल्प है वो डी सहारा देना। अर्थात यदि छात्र द्वारा किसी की सहायता से प्रश्नों का हल किया जाता है जो कि उससे बड़ा है तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना ही कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, ऑप्शन बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन डी लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है। प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। इसलिए अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, क्योंकि सभापति एक पुल्लिंग शब्द है जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अतः अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। तो प्रश्न संख्या 20 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन सी जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिससे छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। अतः प्रश्न 20 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 21। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए है स्तर 3, ऑप्शन बी स्तर 4, ऑप्शन सी स्तर 1, ऑप्शन डी स्तर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्तर 1, क्योंकि कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या में मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आकी जाती है। अतः 21 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ऑप्शन बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऑप्शन सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ऑप्शन डी सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, क्योंकि सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य बताया जाए या कराया जाए जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं है तो इस से छात्रों के सामाजिकरण में विरोध उत्पन्न होगा जो कि किसी भी दशा में सामाजिकरण की प्रगतिशील मॉडल नहीं है। अतः प्रश्न संख्या 22 का जो ऑप्शन बी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो इसमें दे रखा है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, ऑप्शन बी जांच एवं परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए, ऑप्शन डी पृथक्करण एवं श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प संख्या सी प्रेरणा के लिए, क्योंकि
अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनकी कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। अतः प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी साम्य धारण, ऑप्शन सी आत्म सात्कारण, ऑप्शन डी संगठन। प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो उत्तर है सी आत्म सत्कारण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्म सात्कारण के नाम से जाना जाता है। 24 का जो सही विकल्प है वो सी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। तो प्रश्न संख्या 25 है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम से, ऑप्शन बी बुद्धि के सिद्धांतों से, ऑप्शन डी पर्यावरण से। प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता से, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो तो उसे इस प्रकार का अध्ययन व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। अतः प्रश्न 25 का जो ऑप्शन ए है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 का। तो प्रश्न संख्या 26 है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन डी अपवर्जक शिक्षा। प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ए समावेशी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र का और एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बीतता है। अतः प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही है, समावेशी शिक्षा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो है ए संवेगात्मक विकास से, क्योंकि माता पिता तथा अध्यापकों को बालक के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहन करने का प्रयास किए जाने चाहिए। शोधन, अध्यावसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 का। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार, डिस्कैल्कुलिया गणना विकार तथा डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। तो प्रश्न संख्या 29 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी सामाजिक अनुभव। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अतः प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 का। प्रश्न संख्या 30 है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन ए पर्यावरण का पुनः निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सके, ऑप्शन डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, क्योंकि बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत शामिल है। इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः
अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, अनुभवजन्य, व्यवहारिक ज्ञान व अवलोकनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती है। अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है। तब प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी सही है। अपने चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ऑप्शन ए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। ऑप्शन सी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन डी स्पष्ट और आश्वासन करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, अर्थात स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना। ऑप्शन बी शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो जिससे कार्यों की तारतम्यता बनी रहे तथा अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक होता रहे। सक्रिय बद्धता का क्रम है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद। अतः बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 का, तो ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चे तथा सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए, बी दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करने के दबाव में आकर, सी अपने रुचि से, डी पुरस्कार के लिए। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अर्थात अपनी रुचि से। क्योंकि सृजनशीलता का तात्पर्य है कि नवीन विचार वस्तु अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना सृजनशीलता कहलाती है। बच्चों में सृजनशीलता किसी प्रकार के दबाव या दंड स्वरूप या बाह्य प्रेरणा से नहीं पैदा की जा सकती। सृजनशीलता मुख्यतः व्यक्तित्व रुचि से उत्पन्न होती है। अतः बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे। अतः प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी सही है, अपनी रुचि से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 का। तो प्रश्न संख्या 4 है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए परेशानी, ऑप्शन बी समस्या, ऑप्शन सी संसाधन, ऑप्शन डी बाधा। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी संसाधन। क्योंकि भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती हैं अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के माध्यम से अधिगम में समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। अतः प्रश्न 4 का जो विकल्प सी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 का। तो प्रश्न संख्या 5 है शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। प्रश्न 5 का विकल्प जो है सी सही है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्योंकि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर रूप में देखी जानी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं की पहचान कर सकता है तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकता है जो विद्यार्थियों के शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। अतः प्रश्न 5 का विकल्प सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 है डैश के विचार से बच्चे संक्रिया ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी पैवलाव, ऑप्शन सी युग, ऑप्शन डी पियाजे। प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर विकल्प है वो विकल्प डी है पियाजे। अर्थात जिन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशीलता तथा सूचना प्रक्रमणित प्राणी अर्थात एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग स्वीकार किया है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे संक्रिया ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। अतः प्रश्न 6 का विकल्प डी सही है पियाजे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 है बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन बी बच्चों के शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन सी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन डी
बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। प्रश्न संख्या 7 का जो विकल्प सी है वो सही है, अर्थात बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से आत्मसात कर सके तथा विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्ष के साथ सहजता का अनुभव करे ताकि कक्ष की गतिविधियों में रुचि पूर्वक भाग ले तथा अपनी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सके। तथा प्रश्न 7 का विकल्प सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 का, तो प्रश्न संख्या 8 है, सुनने में असमर्थ बच्चा डैश। ऑप्शन ए, स्वर्ण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन बी, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपायुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन डी, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। विकल्प होगा विकल्प सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपायुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का भी यही लक्ष्य है कि जो सामान्य बालक हैं और जो इस तरह के बालक हैं जो सुनने में असमर्थ हैं, इन सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए जिससे सबका एक समान विकास हो सके। अतः प्रश्न 8 का जो विकल्प सी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का, तो प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी के रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन बी, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन डी, अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 9 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। यह परिस्थितिक समस्यात्मक है क्योंकि शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षार्थी किसी भी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता है। ज्ञान का ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तथा इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः प्रश्न 9 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 का, तो प्रश्न संख्या 10 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र। ऑप्शन ए, तब उनके सीखने का चक्र। ऑप्शन ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अवनत रहता है, ऑप्शन डी समान रहता है। प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो उत्तर ए बेहतर होता है, क्योंकि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का चर्चा अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने के वक्र बेहतर हो जाता है, वक्र और अच्छा होता चला जाता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होता है तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। अतः प्रश्न 10 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की, तो प्रश्न संख्या 11 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए, एड़ी से चोटी। ऑप्शन बी, अव्यवस्थित। ऑप्शन सी, अप्रत्याशित। ऑप्शन डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। प्रश्न संख्या 11 का जो ऑप्शन डी है वो सही है। ऑप्शन डी है, विकास की गति अर्थात अगर बात करें एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन डी का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एवं क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अतः प्रश्न 11 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 का, तो प्रश्न संख्या 12 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन ए, विकास जन्म के साथ साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ऑप्शन सी, विकास एकल आयामी है। ऑप्शन डी, विकास पृथक होता है। प्रश्न संख्या 12 का जो ऑप्शन बी है वो सही है। सामाजिक प्राकृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास कई प्रकार से होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अतः प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 का, तो प्रश्न संख्या 13 है,
व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी सही है। बात करते हैं अगर विकल्प सी की, तो व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। अतः इसलिए व्यक्तियों को अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अतः प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी सही है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। 14 का बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी रोमांचकारी, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन डी गौण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यानी विकल्प होगा सी, मुख्य भूमिका। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सामाजिक समायोजन की क्षमता में वृद्धि करता है। बात करते हैं अगर प्रश्न संख्या 15 की, तो प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मतलब किसमें एक सही जोड़ मिलाया गया है, यानी मूर्त। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा डैश करके इसका जोड़ा है, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन बी में औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल, और ऑप्शन सी है शैशवावस्था जिसका डैश देके सही मिलान है, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा डैश करके इसका है निगमनात्मक विचार। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा, क्योंकि इसी में सही मिलान किया गया है, जिसमें मूर्त संक्रियात्मक बच्चा डैश करके बताया गया है साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। बात करें अगर जिन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। शैशवावस्था है जिसे 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। दूसरी जो उन्होंने बताई वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न उठाने लगता है, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा है। तीसरी अवस्था जो बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बाल बौद्धिक संक्रिया जैसे गुणा जोड़ घटाना के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की भी क्रिया करने लगता है। और बात करें अगर चौथे को, तो चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का भी विकास हो जाता है। अतः बात करें प्रश्न 15 का, तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसी में सही जोड़ मिलान है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, तो प्रश्न संख्या 16 है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। पहला ए प्रतीकात्मक विचार, बी अहं केंद्रित चिंतन, सी कार्य कारण, ऑप्शन डी विपर्य चिंतन। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है, कार्य कारण, क्योंकि किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध का कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है। अतः प्रश्न 16 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 का, तो प्रश्न संख्या 17 है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। इसका ऑप्शन ए है मात्रा प्रकार, ऑप्शन बी आकार मूर्त परकता, ऑप्शन सी प्रकार मात्रा, ऑप्शन डी आकार किस्म। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी, अर्थात प्रकार मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि जिन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए, जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है ना कि मात्रा में। अतः प्रश्न 17 का ऑप्शन सी सही। बात करते हैं प्रश्न 18 की, तो प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला
ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की उपहार देना। प्रश्न संख्या 18 का जो है वो ऑप्शन बी सही है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, क्योंकि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः प्रश्न 18 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 है वाइगोत्स्की के अनुसार बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 का। तो प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, क्योंकि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः प्रश्न 18 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी परिपक्व होने से। ऑप्शन सी अनुकरण से। ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, अर्थात 19 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, अर्थात वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, क्योंकि वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है, इसलिए 19 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण। ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण। ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण। ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी सही है, अर्थात नैतिक विकास के चरण, क्योंकि मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया। पहला चरण पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर। अतः प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 का। तो प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन बी एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एक मात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन डी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अर्थात एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही, इससे पता लगता है कि शिक्षा बाल केंद्रित न कि शिक्षिका या पाठ्यक्रम केंद्रित। अतः प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न 22 की। तो प्रश्न 22 दे रखा है बुद्धि है। ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन बी एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन डी एक विशिष्ट योग्यता। प्रश्न संख्या 22 का जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बात करें प्रश्न संख्या 22 की बुद्धि है। ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन बी एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन डी एक विशिष्ट योग्यता। प्रश्न संख्या 22 का जो ऑप्शन ए है वो सही है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक किया जा सकता है, अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 का। तो प्रश्न संख्या 23 है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कम महत्वपूर्ण, बी अहम महत्वपूर्ण, सी अति संवेदनशील, डी निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 23 का जो विकल्प सी है वो सही है, अति संवेदनशील।
संवेदनशील, क्योंकि भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। अतः बालक के बचपन में बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यानपूर्वक ज्ञान कराना चाहिए। अतः प्रश्न संख्या 23 का जो ऑप्शन सी सही है, अति संवेदनशील, अर्थात भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 है, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है ऑप्शन ए जाति भेदभाव का परिचायक, ऑप्शन बी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, ऑप्शन सी लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता, ऑप्शन डी लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। ऑप्शन 24 का जो होगा वो सी होगा, अर्थात लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, क्योंकि शिक्षक द्वारा दी गई टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता को धारण प्रकट करता है। बात करें अगर प्रश्न संख्या 25 की, तो प्रश्न संख्या 25 है, आकलन, ऑप्शन ए बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है, ऑप्शन बी बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, ऑप्शन डी सीखने में सुधार का एक तरीका। प्रश्न संख्या 25 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। 25वें का ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। तो प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है। पहला है ऑप्शन ए एक विश्वास कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चों कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकते, ऑप्शन सी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ऑप्शन डी यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चों को ईश्वर के विशेष उपहार हैं। प्रश्न संख्या 26 का जो सही ऑप्शन है वो सी है, अर्थात यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि समावेशन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तत्व समाहित हो सकते हैं। कक्षा कक्ष शिक्षण में समावेशन का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अतः प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। तो प्रश्न संख्या 27 है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, ऑप्शन बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे, ऑप्शन सी उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, ऑप्शन डी उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वो बी सही है, अर्थात उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा कक्ष में होने वाली चर्चा में शामिल करे, क्योंकि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की सामान्यतः समस्या यह होती है कि वह कक्षा कक्ष में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं का समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। अतः शिक्षक को इस समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थी के पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध करना चाहिए तथा उन्हें सामूहिक गतिविधियों, खेल, परिचर्चा, वाद विवाद में शामिल करना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए। अतः प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन भी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। तो प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन ए है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, ऑप्शन बी अपमानजनक व्यवहार, ऑप्शन सी शब्दों को सही तरीके से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। अर्थात बात करें अगर प्रश्न संख्या 28 की, तो प्रश्न संख्या 28 का सही ऑप्शन है सी, अर्थात शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरीके से न लिख पाना। बात करें प्रश्न संख्या 29 की। तो प्रश्न संख्या 29 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ऑप्शन बी उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, ऑप्शन सी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 29 का जो सही विकल्प है वो डी है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, क्योंकि दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को विशेष स्कूल में दाखिला देने की जरूरत नहीं होती, बस उसके लिए विशेष प्रावधान कर देने चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ अधिगम क्रिया आसानी से कर सके।
अतः एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख नहीं सकता उसके लिए विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो प्रश्न संख्या 30 है, सीखना। ऑप्शन ए, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन सी, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 30 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प है डी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। बात करें, सीखना वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया अधिगमकर्ता सीखने वालों के संवेगों को प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले के रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की संक्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है। अतः 30वें का विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए है सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी, मानवीकृत परीक्षण। ऑप्शन सी, तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न। ऑप्शन डी, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। इस प्रश्न का सही विकल्प ए है, अर्थात सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार के निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। बात करें अगर प्रश्न संख्या 1 के, तो विकल्प ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ऑप्शन बी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी, अर्थात बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, क्योंकि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि पहला ऑप्शन, इसमें विद्यार्थियों को भय और तनाव का संचार हो। ऑप्शन बी, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि हो, फीडबैक प्राप्त हो। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। इस प्रश्न का सही विकल्प बी है, अर्थात इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो सके, क्योंकि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपने कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अतः प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए, सत्तावादी। ऑप्शन बी, अधिनायकीय। ऑप्शन सी, अनुमतिपरक। ऑप्शन डी, सुविधादाता। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प डी, सुविधादाता। अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। वह बालक के कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अतः प्रश्न 4 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन बी का एकमात्र निर्धारक होती हैं। ऑप्शन सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। ऑप्शन डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़नी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन है वो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए सही है, अर्थात पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, क्योंकि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन ए है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना डैश। ऑप्शन ए, काल्पनिक लक्ष्य। ऑप्शन बी, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी, विद्यालयों पर भार बढ़ाना है। ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा की परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इस प्रश्न का
सी सही है, अर्थात शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह सही है, क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह में होता है और वह अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। अतः प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की, तो प्रश्न संख्या 8 है, सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन ए श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन बी केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन डी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अर्थात इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। प्रश्न संख्या 8 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को पढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का, तो प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन ए वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार होता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। प्रश्न संख्या 9 का जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि प्रतिभावान बालक को कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा ऊब जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 का, तो प्रश्न संख्या 10 है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, अर्थात विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़ जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की, तो प्रश्न संख्या 11 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और नंबर 1 बच्चे जानकारी को निष्क्रिय प्राप्त करता है। नंबर 2 बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन या नंबर 3 बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन 4 या बात करें नंबर 4 की, तो बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसका ऑप्शन ए है 1, 2 और 4। इसका ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी 2, 3 और 4। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, तो प्रश्न संख्या 12 है, विद्यार्थियों में प्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। ऑप्शन ए है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन बी यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 12 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अर्थात विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 का, तो प्रश्न संख्या 13 है, प्राथमिक
विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा, अर्थात जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि बालक वहाँ बेहतर तरीके से सीखते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहाँ बालक की सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। अतः प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 का। तो प्रश्न संख्या 14 है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? और नंबर 1, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। 2, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। 3, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बात करें अगर प्रश्न संख्या 14 का, तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है ए और बी दे रखा है बी और सी दे रखा है ए बी सी, डी दे रखा है केवल बी। अर्थात इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो डी, जिसमें लिखा है केवल बी। केवल बी का मतलब बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। अतः प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, जिसका ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो प्रश्न संख्या 15 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ऑप्शन सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो तुम भी सीख जाओगे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, इसे करने की कोशिश करो और तुम भी सीख जाओगे। क्योंकि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को से कहे कि तुम लोग इसे करने की कोशिश करो और तुम लोग सीख जाओगे, इससे विद्यार्थियों को भीतरी प्रेरणा मिलेगी और वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अतः प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो प्रश्न संख्या 16 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, अर्थात व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। क्योंकि बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में तथा उसमें निपुणता पाने में मदद करें। अतः प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन बी, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छा बने। ऑप्शन सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन डी, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। प्रश्न संख्या 17 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए है, सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। क्योंकि प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने के प्रति जिज्ञासु बनाता है तथा सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, ऐसा दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। तो प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? ऑप्शन ए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, शारीरिक दंड। ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन डी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्योंकि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, यह एक अनुकरणीय शिक्षा भी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 है, विकास का सिरा
पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ऑप्शन बी भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। सिरा पदाभिमुख यानी मस्तकाधोमुखी में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। पहला मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट उर नियम, निकट उर नियम, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। अतः प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। तो प्रश्न संख्या 20 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी वयस्कावस्था, ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा, अर्थात प्रारंभिक बचपन का समय। जिन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का ही समय होता है। अतः प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो प्रश्न संख्या 21 है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन ए अनुवांशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी अनुशासन और पौष्टिकता। प्रश्न संख्या 21 का जो सही ऑप्शन होगा वो प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए सही होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए है परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी परिवार और रिश्तेदार। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि सामाजिकरण के गौण वाहक विद्यालय और पास पड़ोस ही होते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो प्रश्न संख्या 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन क्रिया, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया का उगमन। प्रश्न संख्या 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, सामाजिक अन्योन क्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो इसका ऑप्शन भी सही है, अर्थात सामाजिक अन्योन क्रिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए दंड आज्ञाकारिता का अनुकूलन, ऑप्शन बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी, अर्थात सामाजिक संकुचन और अनुकूलन, क्योंकि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अतः प्रश्न संख्या 24 का जो विकल्प होगा वो बी होगा, सामाजिक संकुचन और अनुकूलन। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। तो प्रश्न संख्या 25 है, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। बात करें प्रश्न संख्या 25 का। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए मतलब शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, क्योंकि जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन
आवश्यक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की, तो भाई प्रश्न संख्या 26 है, जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन सी सामीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। बात करें अगर प्रश्न संख्या 26 की, तो इसका सही विकल्प होगा डी समावेशन और समायोजन के रूप में, क्योंकि नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। अतः प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की, तो प्रश्न संख्या 27 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है, ऑप्शन बी नियामक है, ऑप्शन सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, ऑप्शन डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को और सुगम बनाता है। अतः प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की, तो प्रश्न संख्या 28 है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, ऑप्शन बी बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ऑप्शन डी क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ऑप्शन डी अगर बात करें प्रश्न संख्या 28 का, तो ऑप्शन सी सही है, अर्थात शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अतः प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की, तो प्रश्न संख्या 29 है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ऑप्शन बी जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, ऑप्शन सी जिन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, ऑप्शन डी जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। प्रश्न संख्या 29 का जो सही विकल्प है वो डी, अर्थात जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास अपने माता के क्रियाकलापों को देखकर ही उत्पन्न होता है। अतः प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की, तो प्रश्न संख्या 30 है लिंग है जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, ऑप्शन सी सहज गुण, ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए जैविक सत्ता, अर्थात लिंग एक जैविक सत्ता है।